आज हमने टॉपिक लिया है लॉज ऑफ मोशन। तो लॉज ऑफ मोशन क्लास 9 महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का ये फिजिक्स का चैप्टर है। तो लॉज ऑफ मोशन में एग्जैक्टली ये मोशन क्या होता है। मोशन एग्जैक्टली एक रिलेटिव टर्म है। तो यानी कि अगर हम कभी देखते हैं, अगर हम साइकिल चला रहे हैं मान लीजिए, और दूसरा बंदा भी आपके साथ साइकिल चला रहा है, और दोनों का अगर सेम स्पीड है, तो मान लीजिए ये कोई बंदा है जो आपके साथ साइकिल चला रहा है, और दूसरा भी बंदा मान लीजिए जो आपके साथ साइकिल चला रहा है, और दोनों का स्पीड मान लीजिए, दोनों का साइकिल का स्पीड मान लीजिए क्या है, तो सेम ही है। तो उस केस में क्या होगा, इस केस में आपको लगेगा जब वो आपके साथ मान लीजिए बात करते करते आ रहा है, तो आपको कैसा लगेगा कि वो आपके साथ ही आ रहा है, राइट। तो इस केस में अगर आपको ये भी साइकिल चला रहा है, आप भी साइकिल चला रहे हैं, तो आपको इस केस में क्या लगेगा, वो आपके साथ ही है, यानी कि वो मोशन में नहीं है। तो मोशन क्या है, एक रिलेटिव टर्म है। तो लेकिन अगर आप जब साइकिल चला रहे हैं, तो साइकिल चलाते वक्त लगे मान लीजिए आपके बाजू में कोई तो पेड़ है, तो अगर आप उसको पेड़ को देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा धीरे धीरे कि वो पेड़ क्या जा रहा है, पीछे के साइड जा रहा है। तो एग्जैक्टली ये जो पेड़ है ये स्टेशनरी है, और आप एग्जैक्टली मोशन में है। बट एक्चुअली लगता कैसा है कि आपको पेड़ मोशन में है और आप स्टेशनरी है। तो ये मोशन क्या है, तो ये किस पे डिपेंड करेगा, तो ये डिपेंड करेगा फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे, कि एग्जैक्टली कहाँ से आप देख रहे हैं। मोशन का दूसरा एग्जांपल है कि मान लीजिए अगर आप कोई कार में बैठे हैं, मान लीजिए ये कोई तो कार है जिसमें आप मान लीजिए बैठे हैं, और इस कार में मान लीजिए ये भी कोई एक बंदा बैठा है, ये भी कोई एक बंदा बैठा है, मान लीजिए यहाँ भी एक कोई बंदा बैठा है। तो इसमें क्या हो जाएगा, ये जो बंदा बैठा है या बंदी बैठी है, तो वैसे तो कार तो चल रही है, लेकिन इन दोनों के ये अगर एक दूसरे को देखेंगे तो इनको लगेगा कि ये दोनों स्टेशनरी है। अगर वो आजू बाजू देखेंगे तो एक्चुअली आजू बाजू का जो एनवायरनमेंट है, फॉर एग्जांपल अगर पेड़ की बात करते हैं, तो इस केसेस में भी क्या होगा, अगर कार मान लीजिए ऐसे आगे जा रही है, तो उनको लगेगा कि पेड़ पीछे जा रहा है, बट एक्चुअली पेड़ पीछे नहीं जा रहा है। तो ये मोशन क्या है, तो एक रिलेटिव टर्म है। यानी कि जब भी कोई बंदा मोशन में है और उसके मोशन के यानी कि उसका जो वेलोसिटी या स्पीड है पकड़ लीजिए, तो उसके रेफरेंस में वो कंपेयर करेगा, या उसका माइंड जो है वो कंपेयर करेगा कि एग्जैक्टली जो दूसरा जो स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है, तो उसका क्या है, उसका स्पीड क्या रहेगा। दूसरा हमारा इसमें कंसेप्ट है डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट क्या टर्म है, अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं, तो मान लीजिए ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। तो द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द टू एनी टू पॉइंट इज नथिंग बट अ डिस्प्लेसमेंट। तो एग्जैक्टली द फाइनल, इसको हम इनिशियल पॉइंट कहते हैं, इसको हम फाइनल पॉइंट कहते हैं। तो ये हमारा इनिशियल पॉइंट है, ये हमारा फाइनल पॉइंट है। तो डिस्प्लेसमेंट इज नथिंग बट द फाइनल डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट। और एग्जैक्टली मान लीजिए डिस्प्लेसमेंट, और अभी थर्ड टर्म है हमारा डिस्टेंस। तो डिस्टेंस क्या है कि मान लीजिए ये पॉइंट आपका ए है, ये पॉइंट आपका बी है। तो अभी हम इसको आपका होम पकड़ते हैं और ये आपका स्कूल पकड़ते हैं। मान लीजिए आपको स्कूल में जाना है, तो जब आप स्कूल जाते हैं तो आपको जाना तो ऐसे मान लीजिए सीधा रास्ते से आप आराम से जा सकते हैं, लेकिन आप ऐसा नहीं करते हैं। आपका कोई तो फ्रेंड रहेगा सी, उसके पास जाते हैं। उसके बाद मान लीजिए कोई तो फ्रेंड डी है, उसके पास जाते हैं, और उसके साथ उसके घर जाके आप क्या करते हैं, बी के पास, यानी कि जो स्कूल है स्कूल के पास जाते हैं। तो आपने पहले ये पाथ चुना, फिर ये पाथ चुना, उसके बाद ये पाथ आपने ले लिया। तो आपने एग्जैक्टली कितना ट्रैवल किया, AC प्लस CD प्लस DB। तो ये जो एग्जैक्टली जो पाथ आपने जो ट्रैवल किया है या कवर किया है, तो इसको हम क्या कहेंगे, तो हम इसको कहेंगे डिस्टेंस। लेकिन उसके कंपेयर में द इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट, अगर हम डिस्टेंस निकाले तो इसको ही क्या कहते हैं, तो हम इसको डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट होता है ये एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, और वेक्टर ऐसी क्वांटिटी होती है कि जिसके पास क्या है, मैग्नीट्यूड तो है, उसके पास तो मैग्नीट्यूड तो है, प्लस उसके पास क्या है, डायरेक्शन भी है। तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन क्या है, तो ये डिस्प्लेसमेंट के पास हमेशा रहेगा। अगर डिस्टेंस की बात करते हैं तो डिस्टेंस हमेशा क्या रहेगा, एक स्केलर क्वांटिटी है। तो स्केलर क्वांटिटी के होने के कारण क्या हो जाएगा, इसके पास हमेशा सिर्फ क्या रहेगा, मैग्नीट्यूड रहेगा, और इसके पास कभी भी क्या रहेगा, डायरेक्शन नहीं रहेगा।
जो डायरेक्शन है इसके पास, डायरेक्शन इसके पास डिस्टेंस के पास कभी भी नहीं रहेगा। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की अगर हम बात करते हैं, मान लीजिए अगर आपका कोई मैच में कोई रेस चालू हो गया और ये पॉइंट ए है, तो जहाँ से रेस चालू हो गया और एग्जैक्टली ये पॉइंट भी वही बी है कि जहाँ एग्जैक्टली आपकी रेस खत्म होने वाली है, यानी कि आपको पूरा एक चक्कर चलाना है। और ये आपका मान लीजिए आर 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 रेडियस का कोई तो सर्कल है जहाँ आपको मान लीजिए मैच खेलते वक्त आपको दौड़ना है। तो आपने ए से स्टार्ट किया और ए पे ही ख़त्म किया और फाइनल पॉइंट हम उसको बी कहते हैं। तो एग्जैक्टली ये दोनों पॉइंट सेम है। तो इस केस में क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट। तो इस केस में क्या है कि डिस्प्लेसमेंट क्या है, तो द डिस्प्लेसमेंट इज नथिंग बट द डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल पॉइंट, फाइनल पॉइंट एंड इनिशियल पॉइंट। तो ये क्या है, सेम है। तो ये इसका ये डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा इस केस में, 0। लेकिन अगर उसके कंपेयर में अगर हम डिस्टेंस की बात करते हैं, तो अगर हम डिस्टेंस की बात करते हैं तो इसमें क्या हो जाएगा कि मान लीजिए आपने ये जब राउंड कंप्लीट किया तो आपने कितना डिस्टेंस कवर किया रहेगा, 2πr। तो यानी कि देखिए आपका डिस्प्लेसमेंट क्या है, तो डिस्प्लेसमेंट 0 आ गया, लेकिन डिस्टेंस क्या आ गया आपका 2πr, 2πr आ गया सर्कल का जो भी सरकमफरेंस है उतना। तो इस केस में क्या हो जाता है, हमेशा आप ध्यान रखिए जो डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस हमेशा बड़ा रहेगा, किससे, डिस्प्लेसमेंट से। डिस्प्लेसमेंट से आपका डिस्टेंस हमेशा क्या रहेगा, बड़ा ही रहेगा। ऐसा कभी भी केस नहीं हो सकता है कि आपका डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्टेंस से ज़्यादा है। हमारा फिफ्थ कंसेप्ट है वेलोसिटी जो होती है। तो वेलोसिटी भी क्या है, तो वेलोसिटी भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेलोसिटी भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, टाइम टेकन। तो ये हमेशा क्या आएगा, डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट हम गिनते हैं मीटर में, टाइम टेकन गिनते हैं सेकंड में। तो वेलोसिटी जो है, तो वेलोसिटी का जो यूनिट है, तो वेलोसिटी का यूनिट आएगा मीटर पर सेकंड। तो हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट है स्पीड। तो स्पीड आपने पढ़ा रहेगा। तो स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस कवर्ड, डिस्टेंस कवर्ड डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। तो जो डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस भी हम किस में गिनते हैं, मीटर में गिनते हैं, और टाइम टेकन किस में गिनेंगे, तो सेकंड में है। तो लेकिन ये क्या है, तो ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, तो इसके पास कोई डायरेक्शन नहीं रहेगी। जो वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो आपके पास इसके पास डायरेक्शन रहेगी। वेलोसिटी एंड जो स्पीड है, तो इसका यूनिट तो देखा जाए तो मीटर पर सेकंड ही रहेगा। लेकिन अगर मान लीजिए ये जो डिस्टेंस है, अगर हमने डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड किया और यहाँ डिस्प्लेसमेंट है, यहाँ टाइम से डिवाइड किया, तो ये डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम क्या रहेगा, स्पीड। तो आपका स्पीड क्या रहेगा, हमेशा ज़्यादा रहेगा, किससे, ज़्यादा और इक्वल टू रहेगा, मोर देन और इक्वल टू रहेगा आपके वेलोसिटी से। तो ये नेक्स्ट कंसेप्ट है, ये भी आपको याद रखना है। आपका स्पीड हमेशा किससे ज़्यादा रहेगा, वेलोसिटी से, या इसके इक्वल हो सकता है मैक्स टू मैक्स। नेक्स्ट हमारा कंसेप्ट है एक्सीलरेशन। तो एक्सीलरेशन का फॉर्मूला रहता है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। तो फाइनल टाइम को हम t2 कह रहे हैं, इनिशियल टाइम को हम t1 कह रहे हैं। तो ये फार्मूला हो जाएगा डेल्टा v डिवाइडेड बाय डेल्टा t कह सकते हैं हम। तो ये वेलोसिटी है, राइट, वेलोसिटी है। तो ये जो स्पीड है, तो वेलोसिटी का यूनिट होता है मीटर पर सेकंड डिवाइडेड बाय सेकंड। तो ओवरऑल इसका यूनिट हो जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये एक्सीलरेशन क्या है, तो एक्सीलरेशन का यूनिट हमेशा आएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ACC, राइट। तो देखिए अगर मान लीजिए एक्सीलरेशन आपका पॉजिटिव है, अगर आपका, इसमें हम कंसेप्ट नंबर 8 कह सकते हैं, 8 नंबर, एक्सीलरेशन आपका क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। तो पॉजिटिव तभी आ सकता है ये जो आपका वी फाइनल है, और वी फाइनल किससे ज़्यादा है, वी इनिशियल से, तभी जाके ये पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि टाइम तो कभी निगेटिव नहीं आ सकता है। तो अगर एक्सीलरेशन पॉजिटिव, इसका मतलब क्या है, आपका क्या है, स्पीड इंक्रीजिंग है, स्पीड आपका इंक्रीजिंग हो गया। वैसे ही अगर आपका कभी एक्सीलरेशन, अगर मान लीजिए आपका कभी एक्सीलरेशन जो है, अगर वो एक्सीलरेशन मान लीजिए निगेटिव आ रहा है, निगेटिव आ रहा है, तो इसका मतलब क्या हो गया, एक्सीलरेशन निगेटिव, यानी वी फाइनल क्या रहेगा, कम, वी फाइनल कम रहेगा वी इनिशियल से। इसका मतलब क्या है कि डेल्टा भी आपका निगेटिव आ रहा है, और डेल्टा भी अगर निगेटिव आ रहा है
तो टाइम तो कभी निगेटिव नहीं होगा, तो इसका मतलब क्या रहेगा, आपका जो स्पीड रहेगा वो क्या रहेगा, डिक्रीजिंग रहेगा। आपका इसमें नेक्स्ट कंसेप्ट है। नेक्स्ट कंसेप्ट है कि मान लीजिए आपका एक्सीलरेशन जो है, आपका जो एक्सीलरेशन है वो ज़ीरो आ रहा है। ज़ीरो कब आ सकता है, जब आपका वी फाइनल एंड वी फाइनल जो है उतना ही वी इनिशियल है, क्योंकि टाइम तो मान लीजिए कुछ समय के बाद देखेंगे तो निगेटिव या पॉजिटिव, ये तो हमेशा पॉजिटिव आएगा। तो वी फाइनल जो है और वी इनिशियल है, अगर उसकी वैल्यू, अगर वी फाइनल और वी इनिशियल का वैल्यू अगर इक्वल है, तो इसका मतलब क्या है, उसका अगर हम सब्ट्रैक्शन करेंगे तो निगेटिव आएगा। इसका मतलब क्या है, आपका स्पीड क्या है, आपका स्पीड क्या आना चाहिए, स्पीड आपका कांस्टेंट आना चाहिए। तो आपका स्पीड कैसे कांस्टेंट आ सकता है, तो स्पीड और कांस्टेंट आने के लिए मान लीजिए अगर आप किसी स्ट्रेट रोड पे ट्रैवल कर रहे हैं, तो स्ट्रेट रोड पे जब भी आप ट्रैवल करेंगे तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, तो स्ट्रेट रोड पे जब ट्रैवल करते हैं तो इस केस में ये स्पेशल केस है, ये अकेले केस है कि जहाँ क्या हो जाएगा, आपका जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा, या हम ऐसे भी कर सकते हैं, जो आपका स्पीड है तो स्पीड इज इक्वल टू वेलोसिटी आ जाएगा। ये अकेला ही केस है कि जहाँ ये एग्जैक्टली ये दोनों इक्वल आ सकते हैं। और अगर आप स्ट्रेट लाइन में जब ट्रैवल करते हैं, इसको बोलते हैं रेक्टिलिनियर कह सकते हैं, रेक्टिलिनियर कह सकते हैं, इसको बोलते हैं रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन। तो रेक्टिलिनियर अगर आप प्रोपेगेशन ले करते हैं तो आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम आएगा, इवन आपका स्पीड इज इक्वल टू वेलोसिटी आ जाएगा। हमारा कंसेप्ट है, अगर मान लीजिए हमने ग्राफ ड्रॉ किया, यहाँ एग्जैक्टली वाई एक्सिस पे हमने क्या किया, डिस्प्लेसमेंट ले लिया, और इधर हमने टाइम ले लिया, और हमारा मान लीजिए पॉइंट लगभग ऐसा कुछ तो स्ट्रेट लाइन आ गया मान लीजिए। तो इस केस में क्या हो जाएगा कि ये जो नीचे का एरिया जो रहता है, डिस्प्लेसमेंट इनटू टाइम, तो अगर हम डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट एरिया, ये तो टाइम था, तो हम इसको डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम, अगर ये जो डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम है तो इसका जो स्लोप है, हाँ, तो इसमें मान लीजिए जो स्लोप आएंगे, पर्टिकुलर स्लोप आएंगे y2 माइनस y1, ये पर्टिकुलर पॉइंट पकड़ लिया, या ये, तो ये क्या देगा हमें, तो ये हमें स्पीड देगा। वैसे ही अगर हमने और एक ग्राफ ड्रॉ किया, डिस्प्लेसमेंट पकड़ा था ना, सॉरी, तो ये स्पीड नहीं आएगा, या वेलोसिटी आ जाएगा। हमने यहाँ क्या पकड़ा, डिस्प्लेसमेंट, तो अगर दूसरा ग्राफ निकालते हैं, हम डिस्टेंस ले लिया, या अगर हमने टाइम ले लिया, अगर हमने कुछ ऐसा ग्राफ ड्रॉ किया, तो यहाँ का जो भी स्लोप रहेगा, इस दो पॉइंट, किसी भी दो पॉइंट के बीच का जो भी स्लोप रहेगा, यानी कि डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम जो है, इस ग्राफ का जो भी स्लोप रहेगा, तो स्लोप आपको क्या देगा, तो आपको स्पीड का वैल्यू देगा। तो ये आपको हमेशा स्पीड का वैल्यू देगा, आपको याद रखना है। हमारा कंसेप्ट है, अगर मान लीजिए इस साइड में अगर हमने वेलोसिटी ड्रॉ की, वाई एक्सिस में वेलोसिटी, और एग्जैक्टली अगर हमने यहाँ टाइम ड्रॉ किया एक्स एक्सिस में, और ऐसा कुछ तो हमारा ग्राफ आ गया, मान लीजिए स्ट्रेट लाइन, जनरली नहीं आता है बट प्रिज्यूम करते हैं कि स्ट्रेट लाइन आ रहा है, तो ये जो स्लोप रहेगा, तो वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम, तो ये जो ग्राफ है और इस ग्राफ का जो भी स्लोप रहेगा, तो स्लोप हमें क्या देगा, तो एक्सीलरेशन देगा, तो ये एक्सीलरेशन टाइम देगा। यहाँ हम डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम नहीं निकालेंगे, क्योंकि क्या है, एक्सीलरेशन का फॉर्मूला ही क्या है कि वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम है। तो एग्जैक्टली जो ग्राफ है, वेलोसिटी स्पीड डिवाइडेड बाय टाइम, ये आपको कुछ नहीं देगा वैल्यू, फिजिकल वैल्यू नहीं देगा जो जिसका हम खास कुछ इस्तेमाल कर सके। तो उसके बाद पॉइंट है हमारा लॉज ऑफ मोशन पकड़ सकते हैं। तो लॉज ऑफ मोशन में क्या है, तो हाँ, तो काइनेमेटिक्स के कुछ इक्वेशन है कि जो हमें याद रखना है। काइनेमेटिक्स के इक्वेशन होते हैं v इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो ये पहला इक्वेशन है काइनेमेटिक्स इक्वेशन, काइनेमेटिक्स इक्वेशन। अब इसको लॉज ऑफ मोशन के इक्वेशन कहाँ तो भी चलेगा। इस केस में क्या है, ये कभी वैलिड है कि जब आपका एक्सीलरेशन कांस्टेंट है, तो आपका एक्सीलरेशन क्या होना चाहिए, यूनिफॉर्म होना चाहिए। यूनिफॉर्म कही है या कांस्टेंट कही है। v जो है, तो v क्या है, फाइनल वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी। u क्या होती है, इनिशियल
वेलोसिटी, ए क्या है, एक्सीलरेशन है, एंड टी क्या है, टाइम टेकन है। तो v इक्वल टू यू प्लस ए टी, यानी फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस ए इंटू टी। ए क्या है, एक्सीलरेशन, एंड टी क्या है, टाइम। तो ये आपका पहला इक्वेशन है। आपका दूसरा इक्वेशन है जो आपको याद रखना है, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वेयर। तो देखिए, या तो हमने सब डिफाइन किया, सिर्फ एस डिफाइन करने का रहेगा। तो एस क्या है, तो डिस्प्लेसमेंट है। तो इस केस में क्या है, एस डिस्प्लेसमेंट है। तो ये इसका फॉर्मूला एस इज इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। तो ये आप तभी यूज़ कर सकते हैं जब आपका एक्सीलरेशन क्या है, यूनिफॉर्म हो या कांस्टेंट हो, यानी कि वो कांस्टेंट स्पीड से बढ़ना चाहिए या कांस्टेंट स्पीड से कम होना चाहिए, या आपका एक्सीलरेशन कांस्टेंट होना चाहिए। और तीसरा जो इक्वेशन आता है, यानी डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू यू टी इनिशियल वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाय टाइम प्लस 1/2 इंटू एक्सीलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट मल्टीप्लाइड बाय टाइम स्क्वायर। और तीसरा जो इक्वेशन आपको याद रखना है वो है वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। कुछ बुक में ऐसा भी लिखा है वी स्क्वायर, अगर हम इस यू को यहाँ शिफ्ट करते तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। आप इसको ऐसे भी लर्न कर सकते हैं। कुछ बुक में आपको ऐसा भी मिलेगा, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2a इज इक्वल टू s, ऐसा भी कर सकता है। या अदरवाइज वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2s इज इक्वल टू a। तो ऐसे भी आप इसको लर्न कर सकते हैं। तो एक अलग अलग टेक्निक है कि जो मीन्स एग्जैक्टली ये अलग अलग इंटरप्रिटेशन है कि जो आपको याद रखना है। तो हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या है कि मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, एक सर्कल में घूम रहा है, और घूमते वक्त उसका क्या है कि स्पीड जो है कांस्टेंट है। तो इस केस में क्या हो जाएगा, स्पीड अगर कांस्टेंट है, अगर ये स्पीड कांस्टेंट है, तो इसको ही हम क्या कहते हैं, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। इसकी रेडियस हम आर पकड़ लेते हैं कि आर रेडियस का एक सर्कल है जिसमें कोई ऑब्जेक्ट है वो गोल गोल रिवॉल्व कर रहा है। तो हमें फॉर्मूला क्या पता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो देखिए, अगर एक पूरा चक्कर लगेगा तो कितना एरिया कवर कर लेगा, 2πr, सॉरी कितना लेंथ कवर कर लेगा, तो 2πr। तो टाइम कितना है, तो टाइम पीरियड हम टी पकड़ते कि टी टाइम में इसने कवर कर लिया। तो स्पीड जो है, तो स्पीड कितने आ गई, 2πr डिवाइडेड बाई टी। तो वैसे ही आर क्या है, तो रेडियस ऑफ सर्कल है। आर तो हमने रेडियस ऑफ सर्कल प्रिज्यूम किया है। तो टाइम पीरियड हमेशा क्या आएगा, 2πr डिवाइडेड बाय स्पीड, ऐसे भी लिखा तो भी चलेगा, 2πr डिवाइडेड बाय, राइट। तो ये आपको फॉर्मूला याद रखना है। तो टाइम पीरियड का हमेशा फॉर्मूला रहता है फॉर सर्कुलर मोशन, 2πr डिवाइडेड बाय स्पीड। कहीं आपको ऐसे भी मिलेगा 2πr डिवाइडेड बाय वेलोसिटी, आप ऐसे भी लिख सकते हैं 2πr बाय वेलोसिटी। तो एंगुलर वेलोसिटी आपको शायद क्लास 11 में आएगा, बट अभी फिलहाल आप इतना फॉर्मूला याद रख सकते हैं। कंसेप्ट है हमारा एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला रहता है टोटल डिस्टेंस कवर डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। एंड एवरेज जो वेलोसिटी होती है तो उसका फॉर्मूला होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। तो ये भी जो स्पीड है तो इसका भी फॉर्मूला क्या आएगा, यूनिट आएगा मीटर पर सेकंड, इसका भी यूनिट आएगा मीटर पर सेकंड। उसके बाद हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट है बैलेंस फोर्स। तो बैलेंस फोर्स क्या है, मान लीजिए ये कोई तो ऑब्जेक्ट है, और इस ऑब्जेक्ट पे हमने मान लीजिए कोई एफ फोर्स अप्लाई कर दिया। तो अगर इसको बैलेंस करना है तो इक्वल एंड अपोजिट फोर्स क्या करना पड़ेगा, आपको अपोजिट डायरेक्शन से इसको देना पड़ेगा। तो इस केस में हम क्या कह सकते हैं कि इस पे जो बॉडी है, ऑब्जेक्ट है, इसके ऊपर बैलेंस फोर्स हो गए। अगर मान लीजिए इस बॉडी पे कोई ऊपर से मान लीजिए एफ फोर्स है, तो इसको बैलेंस करने के लिए एग्जैक्टली आपको क्या करना पड़ेगा, नीचे से एक फोर्स देना पड़ेगा। तो इसको भी हम कह सकते हैं बैलेंस कंडीशन। अगर मान लीजिए इस डायरेक्शन से कोई फोर्स आ रहा है एफ, तो आपको ओवरऑल आपको क्या मिलेगा, यहाँ से भी एक फोर्स देना पड़ेगा कि जो इसको नलीफाई करे। वैसे ही अगर यहाँ से कोई अगर फोर्स आ गया एफ, आपको इसको नलीफाई करना है तो यहाँ से भी एक फोर्स देना पड़ेगा। तो ओवरऑल हम ऐसे कह सकते हैं कि इस केस में कि जो टोटल जो फोर्सेस लग रहे हैं इस बॉडी के ऊपर वो क्या हो गए, बैलेंस हो गए हैं। कभी कभी क्या कंडीशन आ सकती है इसमें से, मान लीजिए कोई भी अगर एक फोर्स गायब है, तो हम उस कंडीशन में क्या कह सकते हैं, इस बॉडी पे कौन से फोर्स लग रहे हैं, अनबैलेंस फोर्स लग रहे हैं। अनबैलेंस फोर्स का क्या कंसेप्ट है, तो अनबैलेंस फोर्स में क्या हो जाएगा, मान लीजिए ये आपका एक ऑब्जेक्ट है
और इस ऑब्जेक्ट पे मान लीजिए यहाँ से फोर्स लग रहा है, मान लीजिए 10 न्यूटन, और उसको आपने अपोज करने के लिए मान लीजिए ओवरऑल हमने यहाँ से लगाया 9 न्यूटन। तो यहाँ ये 9 न्यूटन इस 9 न्यूटन को कट कर देगा। ओवरऑल जो बॉडी पे जो फोर्स लगेगा वो क्या लगेगा, 1 न्यूटन, यानी कि 1 न्यूटन के फोर्स से बॉडी आगे जाएगी। तो हम इसको कह सकते हैं अनबैलेंस फोर्स। तो जब भी बॉडी मोशन में आती है तो मोशन में जनरली आने का कारण यही रहता है कि उस पर अनबैलेंस फोर्स एक्ट करता है। तो जनरली अगर बॉडी पे अगर कोई रुकी हुई बॉडी है तो अगर वो मोशन में आ जाती है तो इसका मतलब क्या है कि उसके ऊपर अनबैलेंस फोर्स काम कर रहा है। तो वैसे ही मान लीजिए अगर हमने इसके बजाय नहीं इधर 10 न्यूटन लगाया था, या मान लीजिए 11 न्यूटन लगाए, तो ये 10 न्यूटन और ये 10 न्यूटन कैंसिल हो जाएगा। बट ओवरऑल क्या हो जाएगा, ये जो बॉडी है तो यहाँ से इस साइड है, यानी कि इस साइड में मूव करना चालू करेगी। तो यहाँ से 10 से 10 माइनस हो गया तो 1 न्यूटन। तो यहाँ से इस साइड में क्या हो जाएगी, इस साइड में बॉडी 1 न्यूटन से चलना चालू करेगी। तो यानी कि ऐसे फोर्सेस की जो एक दूसरे को कैंसिल आउट नहीं कर सकते, तो इस कंडीशन को हम कहेंगे अनबैलेंस फोर्स। हम पढ़ेंगे न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। तो न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या बोलता है, अनलेस अनबैलेंस फोर्स अप्लाई ऑन द बॉडी विल, अगेन लिखना पड़ेगा, बॉडी अनलेस अनबैलेंस फोर्स अप्लाई ऑन द बॉडी विल नॉट चेंज इट्स स्टेट ऑफ मोशन। तो इसको हम लॉ ऑफ इनर्शिया कह सकते हैं। तो बुक में कैसा लिखा है इसका डेफिनेशन, तो बुक में लिखा है एन ऑब्जेक्ट कंटिन्यूज टू रिमेन एट रेस्ट और इन अ स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन along a straight line unless an external unbalanced force acts on it। तो इसका एग्जांपल हम कैसे ले सकते हैं, मीन्स फॉर एग्जांपल कोई बॉडी है, तो ये बॉडी क्या है, ये बॉडी है, मान लीजिए ये कोई बॉडी है। तो ये बॉडी पे अगर आप जब तक फोर्स नहीं लगाएंगे वो वही पड़ी रहेगी सालों साल। अगर आप कितने भी सेंचुरीज के बाद भी अगर आप आके देखेंगे, अगर उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं हो तो वैसे ही पड़ी रहेगी। अगर मान लीजिए यही बॉडी है तो पर्टिकुलर मान लीजिए इस डायरेक्शन में मूव कर रही है कंटिन्यूसली, तो जब तक इसके ऊपर यहाँ से इनडायरेक्टली कोई फोर्स ना आ रहा है, या ऊपर से कोई फोर्स ना आ रहा है, या कोई और एडिशनल अगर फोर्स नहीं आ रहा है, या मान लीजिए यहाँ से फोर्स नहीं आ रहा है, तो अदर देन दिस फोर्स की जिस स्पीड से वो चल रही है या वेलोसिटी से चल रही है, तब तक क्या होगा, ये जो बॉडी है ये बॉडी कंटिन्यूसली उसी स्पीड से या उसी वेलोसिटी से चलती रहेगी स्ट्रेट लाइन में। तो ये क्या है, न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन का जो सेकंड लॉ ऑफ मोशन है तो वो क्या बताता है कि जब भी आप किसी भी बॉडी पे फोर्स लगाएंगे तो उसमें क्या हो जाएगा, जो मोमेंटम है उसका जो लीनियर मोमेंटम है उसमें चेंज आ जाएगा। तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू dp बाई dt, यानी कि बुक में कैसा लिखा है ये, तो बुक में ऐसा लिखा है द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स and the change of momentum occurs in the direction of the force. The rate of change of momentum is proportional to applied force and the change of momentum occurs in the direction of force. तो इसको एग्जैक्टली कैसे लिखा है हमें इंटरप्रेट करना है। तो जब भी आप मान लीजिए कोई भी बॉडी है, इस बॉडी पे ऊपर मान लीजिए फोर्स लगा रहे, तो फोर्स लगाने के बाद इसको क्या आ जाएगा, एक एक्सीलरेशन आ जाएगा या इसमें वेलोसिटी चेंज आ जाएगा। अगर मान लीजिए स्टेशनरी है तो ये क्या हो जाएगी, चलना चालू करेगी। अगर मान लीजिए ऑलरेडी चल रही है और उसको आपको उसी डायरेक्शन में अगर आप फोर्स लगा रहे हैं कि जहाँ से वो चल रही है, तो इसका स्पीड क्या हो जाएगा, स्पीड एंड वेलोसिटी इंक्रीज हो जाएगा। तो ये इसका कहना है। तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू dp बाई dt, और जो dp होता है यानी कि लीनियर मोमेंटम होता है मास मल्टीप्लाइड बाई वेलोसिटी। तो मास मल्टीप्लाइड बाई वेलोसिटी करेंगे तो ये क्या लिखा हमने, f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू d dt ऑफ mv। अगले स्टैंडर्ड में आप देखेंगे इसका यूनिट कैसे सॉल्व करना है। तो लीनियर मोमेंट होता है kg डिवाइडेड kg मल्टीप्लाइड बाय मीटर पर सेकंड, तो ये इसका यूनिट हो जाएगा। और इसमें क्या है कि इसका अगर हम डिफरेंशिएशन लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा, f का ये इसका डिफरेंशिएशन करते थे, हो जाएगा dm बाई dt, ये हो जाएगा v प्लस ये हो जाएगा dv बाई dt इंटू m। तो एग्जैक्टली जो कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट अगर मान लीजिए आपका बॉडी का मास नहीं चेंज हो रहा है तो ये एग्जैक्टली 0 हो जाएगा। तो ये ओवरऑल वैल्यू क्या हो जाएगा, m dv बाई dt। और हमने क्या पढ़ा है, dv बाई dt क्या होता है, एक्सीलरेशन होता है। ये क्या हो जाएगा, फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो फाइनल आउटपुट ये है, मास इंटू एक्सेलरेशन। इसमें क्या रखना है याद, फोर्स इज नथिंग बट मास मल्टीप्लाइड बाई एक्सेलरेशन। तो जो फोर्स होता है
तो मास क्या है, मास हम केजी में गिनते हैं, और एक्सीलरेशन किस में गिनते हैं, एक्सीलरेशन गिनते हैं मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो जो केजी इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो इसको ये क्या लिखते हैं, न्यूटन ऐसा लिखते हैं। तो जो फोर्स है, तो फोर्स का यूनिट क्या हो गया, न्यूटन हो गया। तो न्यूटन यानी कि केजी मल्टीप्लाइड बाय मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी कि अगर 1 किलोग्राम का ऑब्जेक्ट अगर आप 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के स्पीड से अगर आप पुश करते हैं, अगर आपने जो भी फोर्स लगाया, तो ऑब्जेक्ट कितना लेना है, 1 kg। अगर 1 kg का ऑब्जेक्ट अगर आप 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के स्पीड से अगर पुश कर सकते हैं एट ए टाइम, तो आप कह सकते हैं इस पे बॉडी पे कितना फोर्स लग रहा है, तो 1 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, आप इसको ऐसे कह सकते हैं। उसका दूसरी कंसेप्ट है हमारा वेट जो होता है, वेट होता है मास इंटू ग्रेविटी। तो मास को गिनते हैं हम केजी में, ग्रेविटी को भी हम गिनते हैं मीटर पर सेकंड स्क्वायर में। तो ओवरऑल ये भी क्या हो जाएगा, तो वेट भी होता है। तो वेट क्या है, एक प्रकार का आपका न्यूटन फोर्स ही लगता है। तो एग्जैक्टली जब भी मान लीजिए आप कहीं ग्राउंड पे खड़े हैं, तो ग्राउंड पे जब खड़े हैं तो आपका जो बॉडी का जो वेट नीचे लगता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, mg। तो उसके अगेंस्ट में आपके ऊपर बॉडी के जो सरफेस रहता है वो क्या करता है, एक फोर्स ये करता है, काउंटर बैलेंस फोर्स। तो इसको हम नॉर्मल कहते हैं। तो जनरली जब आप स्टैंडिंग पोजीशन में है, वर्टिकली स्टैंडिंग पोजीशन में, आपका नॉर्मल क्या रहेगा, mg के बराबर रहेगा। तो ये आपको याद रखना है। इसमें दूसरा ध्यान रखने की कंसेप्ट है कि जो आपका जो ग्रेविटी होता है, ग्रेविटी का वैल्यू जनरली हम पकड़ते हैं 9.8 इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो जो ग्रेविटी है, जो अर्थ का ग्रेविटी है, अर्थ पे अगर देखें तो उसका वैल्यू है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये हम एक्सीलरेशन कह सकते हैं, अर्थ पे इतना एक्सीलरेशन लगता रहता है। तो ये आपको एक्सीलरेशन का वैल्यू जब भी आपको इक्वेशन प्रॉब्लम आते हैं, तो उस इक्वेशन में, उस प्रॉब्लम में आपको ये वैल्यू जनरली 9.8 रखना है 10th स्टैंडर्ड तक। अगर आप मान लीजिए 11th-12th में है, तो रफली इसको 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर करके कैलकुलेट किया तो भी चलेगा। बट ये एक्चुअली कॉम्पिटिटिव एग्जाम में है, लेकिन आपका जो 10th का 9th है या 10th है, तो इसमें आपको 9.8, तो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यही आपको जो ग्रेविटी अर्थ का यही वैल्यू रखना है। हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट है न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन फोर्स विच एक्ट साइमल्टेनियसली। मान लीजिए ये कोई ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को आपने मान लीजिए 5 न्यूटन के फोर्स से पुश किया। तो आप जैसे ही उसको पुश करने की कोशिश करते हैं, अगर ये ऑब्जेक्ट मान लीजिए स्टेशनरी है, तो ये ऑब्जेक्ट क्या करेगा, आपको रिवर्स में 5 न्यूटन के फोर्स से पुश करने की कोशिश करेगा। तो ये इसका कहना है। फॉर एग्जांपल, अगर आप ज़मीन पे खड़े हैं, ज़मीन पे खड़े होने के बाद आप नीचे फोर्स लगा रहे हैं mg का, तो क्या करता है, तो जो सरफेस है जिसके ऊपर आप उसको प्रेस कर रहे हैं या दबा रहे हैं, तो वो आपको क्या करेगा, ऊपर आपको एक नॉर्मल फोर्स लगाएगा कि जो इक्वल रहेगा mg के। तो यानी कि इनडायरेक्टली क्या होता है, इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस आर ऑटोमेटिकली जनरेटेड व्हेन एवर यू आर अप्लाइंग एनी फोर्स फ्रॉम योर साइड। तो हम वापस रीड करेंगे इसको। तो न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन फोर्स विच एक्ट साइमल्टेनियसली। यानी कि वो दूसरे, यानी कि देखिए, एक हमने ज़मीन के ऊपर फोर्स लगाया और ज़मीन ने हमारे ऊपर फोर्स लगाया, वैसे ही हमने ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाया, यहाँ ऑब्जेक्ट ने हमारे ऊपर फोर्स लगाया। तो ये क्या है कि ये जो इक्वल एंड अपोजिट जो फोर्सेस होते हैं वो अलग अलग बॉडी पे लगते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या कहता है, मान लीजिए अगर आपने कोई बॉडी पे एफ फोर्स लगाया, तो वो बॉडी क्या करेगा, आपको रिवर्स में इक्वल एंड अपोजिट एक फोर्स लगाएगा एफ। तो हम इसको F1 कहते हैं, इसको हम F2 कहते हैं। तो F2 क्या है, तो बॉडी ने आपके ऊपर लगाया है और आपने F1 फोर्स बॉडी के ऊपर लगाया, राइट। तो इसका मतलब क्या रहेगा, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स है। तो आपका फोर्स क्या होता है ना, आपका जो फोर्स होता है वो कौन सा क्वांटिटी है, तो एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी यानी कि उसके पास क्या है, डायरेक्शन भी है एंड प्लस उसके पास क्या है, मैग्नीट्यूड भी है। तो इसके पास मैग्नीट्यूड भी है, तो मैग्नीट्यूड भी है एंड डायरेक्शन भी है फोर्स के पास। तो अगर मान लीजिए अगर हम इसको अपोजिट मानते हैं, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, F1 इज इक्वल टू माइनस F2। माइनस क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि जिसका इतना मैग्नीट्यूड है इसका भी मैग्नीट्यूड उतना है, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है। हम F1 को क्या लिख सकते हैं, हम इसको मान लीजिए M1 का कंसिडर करते हैं, M1A1। हम इसको कंसिडर करते हैं M1A1, इसको कंसिडर करते हैं M2A2 माइनस का साइन, फिर ये M1। ए का वैल्यू क्या आता है, ए का वैल्यू होता है V2 माइनस V1 डिवाइडेड बाई T2 माइनस T1, राइट।
तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, इसको हम m1 कहते हैं, तो इसको हम कहते हैं v माइनस यू डिवाइडेड बाय t। ओवरऑल जनरली हम ऐसा पकड़ते हैं। और ये इसकी जो वेलोसिटी, इसको हम v1 ही कहते हैं, इसको भी u1 कहते हैं, इसको हम कहते हैं m2 माइनस हो जाएगा माइनस m2, इसको लिख सकते हैं v2 माइनस u1 डिवाइडेड बाय, इसको हम t1 कंसिडर करते हैं, इसको हम t2 कंसिडर करते हैं। तो जितना टाइम में ये फोर्स लगा उतने टाइम में ये फोर्स लगा, तो हम यहाँ t1 से t2 कैंसिल करेंगे, क्योंकि t1 इक्वल टू t2 हम प्रिज्यूम करें जितना फोर्स हम बॉडी पे लगाएंगे उतना इक्वल एंड अपोजिट टाइम पे हमारे ऊपर बॉडी पे फोर्स लगेगा, राइट। तो इस प्रकार से क्या हो गया, तो इस प्रकार से अगर देखा जाए तो ये क्या हो जाएगा, m1 v1 माइनस m1 u1 इज इक्वल टू माइनस m2 v2, यहाँ भी 2 होना चाहिए, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा ये माइनस और ये माइनस, ये हो जाएगा m2 u2। तो अगर हम इसको, ये जो है माइनस, तो ये इसको अगर हम यहाँ शिफ्ट करते हैं और ये जो माइनस है यहाँ शिफ्ट करते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये m1 v1 प्लस m2 v2 ऐसा कर देंगे, और ये हो जाएगा m2 u2। तो ये m1 u1 प्लस होना चाहिए, तो ये हो जाएगा m1 u1। जनरली हम ऐसे कह सकते हैं। तो ये अगर हम इसको इस केस में, तो आपने जितना बॉडी पे फोर्स लगाया उतना ही बॉडी ने आपके ऊपर फोर्स लगाया, इक्वल एंड अपोजिट। तो हम ऐसा कंसिडर करते हैं इसमें, जो m1 और m2 अगर हम सेम है, तो फिलहाल यहाँ आके यानी कि m1 v1 प्लस m2 v2 इक्वल टू m2 u2 प्लस m1 u1। तो ये हमारा क्या है, तो ये है हमारा लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो आप जितना बॉडी पे फोर्स अप्लाई करके मोमेंटम अप्लाई करते हैं, उतना ही बॉडी इनडायरेक्टली आपके ऊपर मोमेंटम इम्प्लाई करेगा। तो ये इसका अर्थ है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन में हम क्या कंसिडर कर सकते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम में फाइनल मोमेंटम क्या आ जाएगा, इक्वल टू इनिशियल मोमेंटम आ जाएगा। यानी कि एम वी अगर हम फाइनल पकड़ते हैं वेलोसिटी, तो इनिशियल मोमेंटम क्या रहेगा, एम यू इनिशियल वेलोसिटी हम ये पकड़ते हैं। तो इनडायरेक्टली हम ऐसे भी कह सकते हैं, लेकिन ये क्या रहेगा, इक्वल एंड अपोजिट रहेगा। तो हम इसको माइनस करते हैं, तो एम वी प्लस एम यू इक्वल टू क्या आना चाहिए, 0, क्योंकि हमने इसको यहाँ शिफ्ट कर दिया। तो अगर हम एम को कॉमन निकालते हैं तो v प्लस यू इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो अगर हम यहाँ एग्जैक्टली क्या, इधर हमने एक सिंगल बॉडी ही कंसिडर की है, तो इसके बदले में आपको ये याद रखना है, या आप ऐसा भी देखा तो भी चलेगा। दूसरा जो बुक में दिया है, m1 v1 प्लस m2 v2 इक्वल टू 0, ये भी कंसिडर किया तो भी चलेगा। या आप इसको इनिशियल वेलोसिटी पकड़ सकते हैं, इसको आप फाइनल वेलोसिटी पकड़ सकते हैं। तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग करने के लिए। तो अगर मान लीजिए कोई भी, अगर मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट है, अगर ये एम यू मोमेंटम से आगे जा रहा है, और ये कोई तो दूसरा ऑब्जेक्ट है जो एम वी मोमेंटम से आगे आ रहा है, तो एग्जैक्टली इसका मोमेंटम हम निगेटिव पकड़ते हैं, इसका पॉजिटिव पकड़ते हैं। तो ये क्या आ जाएगा, ओवरऑल एम यू और माइनस एम वी, हम इन दोनों को ऐड करते हैं, तो इसका वैल्यू ओवरऑल क्या आना चाहिए, तो जो भी इनिशियल है और फाइनल है, तो इसका वैल्यू क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो हम ऐसे भी कह सकते हैं, अगर हम शिफ्ट करते हैं इस साइड में, तो ये जाएगा एम यू इक्वल टू एम वी। तो मैग्नीट्यूड में बात करें तो ओवरऑल जो भी आपका जो मोमेंटम रहेगा वो हमेशा कंजर्व रहता है या इक्वल एंड अपोजिट रहता है, ऐसा कहा तो भी चलेगा।